टुडेज जीके में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को देखते हैं जो हमने आपसे कल पूछा था। हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सज़ा यानी फ्लॉगिंग खत्म कर दी है? अफगानिस्तान, सऊदी अरब, थाईलैंड या फिर मलेशिया? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग के मुताबिक देश ने अपराध के लिए सज़ा के रूप में कोड़े मारने यानी फ्लॉगिंग को खत्म कर दिया है। यह फैसला सऊदी के एक अहम कार्यकर्ता और सऊदी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक अब्दुल्ला अल हामिद की 11 साल की जेल की सज़ा के दौरान हिरासत के दौरान स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो जाने के कुछ दिनों बाद लिया गया। आपको बता दें कि सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा हत्या, शांति भंग करने, समलैंगिकता, व्याभिचार, लड़कियों की किडनैपिंग, लड़कियों को अपमानित करना, विपरीत लिंग के साथ समय बिताना, इस्लाम का अपमान करना जैसे अपराधों के लिए दी जाती थी। दरअसल सऊदी अरब बीते कुछ समय से मानवाधिकारों की ओर कदम बढ़ाते हुए अहम सुधार कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क पहली बार कब मनाया गया था? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया गया। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर में सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों और पूरे समाज को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करना इस दिवस का मकसद था। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस दिन का उपयोग कार्यस्थलों पर सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भूमिका निभाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसकी शुरुआत 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई। दुनिया भर में इस दिवस को मनाए जाने का मकसद कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम पर जोर देना था। 28 अप्रैल को 1996 के बाद से ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा दुनिया भर में आयोजित मृत और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2003। अगला सवाल, किस देश ने कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय अभ्यास पिच ब्लैक 2020 रद्द कर दिया है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी। ऑस्ट्रेलिया ने 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले बहुपक्षीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के वर्तमान और प्रत्याशित प्रभावों को देखते हुए लिया है। आपको बता दें कि भारत भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल था। पिच ब्लैक का अगला संस्करण 2022 में निर्धारित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस इंडेक्स नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास संपन्न होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, हाल ही में किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? सलिल कुमार दत्ता, दीपांकर दत्ता, डी चंद्रचूड़, JS खेहड़? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रह चुके हैं। जस्टिस दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रह चुके हैं। यदि उनकी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उनका कार्यकाल 7 साल का होगा। इस तरह सही आंसर है विकल्प बी, दीपांकर दत्ता। अगला सवाल, कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों ने कितनी धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया है? 15 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन डॉलर या फिर 30 बिलियन डॉलर? कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने 15 बिलियन डॉलर धनराशि आवंटित की। इसका मकसद कोरोना वायरस महामारी द्वारा तबाह अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण करने के लिए एक विशेष ऋण साधन मुहैया कराना है। 20 अप्रैल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के दौरान सुझाव दिया था कि NDB को सदस्य देशों को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए एक कोष स्थापित करना चाहिए। NDB ने ब्रिक्स देशों को लगभग 5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता पहले ही दे दी है, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 1 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता राशि भी शामिल है। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 1.5 बिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो महामारी के लिए सरकार की प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा।
विश्व बैंक ने भी कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की सहायता के लिए $1 बिलियन धनराशि को मंजूरी दी है। तो इस तरह सही जवाब है ऑप्शन ए, $15 बिलियन। सवाल नंबर 5, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं जर्मनी, चीन, अमेरिका या फिर भारत। पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। जर्मनी और यूके ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सत्र की मेजबानी की। भारत ने भी इससे पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में शिरकत की। भारत की ओर से इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया था। उन्होंने सस्ती कीमत पर जलवायु प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर जोर दिया। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया को राहत देने के लिए अनुदान के रूप में $1 ट्रिलियन की योजना बनाए जाने की भी वकालत की। इस तरह सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और गणतंत्र, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्र और अखंडता, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस तरह सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन अहम संविधान संशोधनों में से एक है। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता और प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था जैसे अहम प्रावधानों को संविधान में इसी संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इस तरह सही उत्तर है विकल्प डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संप्रभुता, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष गणराज्य, संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष गणराज्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान के अहम शब्दों के अनुक्रम को देखा जाए तो ये इस प्रकार हैं: संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। एक बार फिर से इसे ध्यान कर लीजिए। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना जाता है। दरअसल यह हमारे संविधान के लक्ष्यों, दर्शन और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। इसमें शामिल 4 मूल तत्व हैं: संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान के लागू होने की तिथि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने का विचार अमेरिका से लिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया था। संविधान में प्रस्तावना को शामिल किए जाने का विचार मौलिक रूप से अमेरिका का ही था, जिसे भारत समेत कई देशों ने अपनाया। हमारे संविधान में कई मुल्कों के संविधान के अहम तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। वहीं मूल कर्तव्यों की अवधारणा रूसी संविधान से प्रभावित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला सवाल, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? के एम मुंशी, पंडित ठाकुर दास भार्गव, सर अर्नेस्ट बार्कर, N.A. पालकीवाला। सही उत्तर है विकल्प डी, N.A. पालकीवाला। प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाना शुरू किया, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना दरअसल संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। इसमें संविधान का सार होता है।
प्रस्तावना की इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए जाने माने न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। आइए अब जानते हैं प्रस्तावना के बारे में और किसने क्या कहा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य K.M. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। वहीं संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव के मुताबिक प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, जबकि जाने माने अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान को 26 नवंबर 1950 को अधिनियमित किया गया। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो इस तरह कथन एक गलत है। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद हमेशा से रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है अथवा नहीं। 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि इसके बाद 1973 के केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब आइए अभ्यास प्रश्न पर नजर डालें। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल?